आज हम टॉपिक ले रहे हैं वेक्टर्स। सबसे पहले तो हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अ लाइन with a arrowhead where the line represents the magnitude and the arrowhead represents the direction। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसके पास वेक्टर प्रॉपर्टीज़ हों, यानी कि जो डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता करता हो अपनी रिप्रेजेंटेशन में, तो वहाँ उस फिजिकल क्वांटिटी को हम एक लाइन विद एरो हेड रिप्रेजेंट कर देते हैं। और उसी को आप जब रिटन फॉर्म में लिखेंगे यानी कि सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आप उसके ऊपर भी एक एरो हेड बनाते हैं। ये एरो हेड रिप्रेजेंट करता है कि जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फोर्स बनाना है तो फोर्स को आप एरो हेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सी बुक्स में अब इसका नोटेशन चेंज हो गया है, कई बुक्स में ये एरो हेड नहीं लगाया जाता, लेकिन उस केस में आप इस लेटर को जो एफ आपने सिंबल लिया है इसे आप बोल्ड में बनाते हैं, मतलब डार्क कलर में दिखाया जाएगा। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, वो आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पर जो जनरली यूज़ होता है वो यही है कि जब हम कॉपीज़ में लिखते हैं तो वहाँ हम बोल्ड और लाइट नहीं शेड में नहीं लिख सकते, तो हमें ये वेक्टर ये सिंबल विद दिस वेक्टर सिंबल हमें दिखाना चाहिए। नाउ बात करते हैं अब हम पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो इसके लिए मैंने डायग्राम यूज़ किया है। लेट अस से दिस साइड इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। ये क्या है, ये ओरिजिन है और ओरिजिन से दूरी पर पॉइंट P1 है और P2 है। कोई बॉडी P1 से P2 पर डिस्प्लेस हो रही है, तो हमें पहले डिफाइन करनी पड़ेगी P1 की पोजीशन एंड देन वी हैव टू डिफाइन द P2 पोजीशन। सो हम P1 की पोजीशन डिफाइन करने के लिए ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं विच इज़ R1, और इस वेक्टर को, इसको वेक्टर सिंबल में हम देख सकते हैं, तो इस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। सो यहाँ मेरा जो R1 है वो आपका OP1 वेक्टर है ये, और इसको हम क्या कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। सेम ऐसे ही P2 की पोजीशन स्पेसिफाई करने वाला वेक्टर है R2, और उसको भी हम क्या कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर दो पोजीशन वेक्टर है R1 एंड R2, एक है OP1 और एक है OP2। दोनों ही पोजीशन वेक्टर हैं। क्यों पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं इनको, क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहे हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट P1 एंड P2। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि पॉइंट P1 से P2 की तरफ जब हमें डिस्प्लेस होना था, ओरिजिनल पोजीशन हमारी P1 थी, पार्टिकल वहाँ से शिफ्ट होके P2 पर आ गया है, या कोई बॉडी वहाँ से शिफ्ट होके P2 पर आ गई है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर शिफ्ट होने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएंगे वो होता है दिस एरो हेड। ये ज़रूरी नहीं है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसी तरफ हो, वो पॉइंटिंग टू अदर साइड भी हो सकता है, बट उस वक्त डिस्प्लेसमेंट होगी P2 से P1 की तरफ। तो राइट नाउ मैंने जो दिखाई है वो है P1 से P2 की तरफ, और उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर जिसको हम डेल्टा R12 कह रहे हैं। 12 का मतलब हुआ दैट डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम पॉइंट 1 टू द पॉइंट 2। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको P1 P2 भी बोल सकते हो, या फिर आप उसे डेल्टा R12 भी बोल सकते हो, ये भी वेक्टर सिंबल है। और यहाँ क्लियरली इसकी डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है कि वेदर यू आर मूविंग फ्रॉम P1 से 2 की तरफ जा रहे हैं या 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं। अगर 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा R2 माइनस R(1)। ये फॉर्मूला होता है जिसको हम डिटेल में अभी और समझेंगे कि कैसे हमने ये R2 माइनस R1 निकाला। अभी तक मैंने कोई भी आपको लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं समझाया है, तो अभी आप फ़िलहाल यही समझिए, ये भी मत समझिए, ये भी आप छोड़ दीजिए। जब हम आएंगे इस बात के ऊपर, जब हम ट्रायंगुलर लॉ या वेक्टर लॉ की बात करेंगे तब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना ही कि इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम 1 to 2 देन इट इज़ R12, इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम 2 to 1 देन इट विल बी R21। सो डेल्टा मीन्स द चेंज ऑफ पोजीशन, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज डायरेक्शन इन्वॉल्व है, डायरेक्शन मैटर करती है कि कहाँ से कहाँ की तरफ। तो ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए, पोजीशन वेक्टर एंड अनदर वन इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ टू मोर डेफिनेशंस हम ले लें पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर की। पोलर वेक्टर क्या होते हैं और एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले पोलर वेक्टर की बात करते हैं। पोलर वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, जहां हमें पता हो कि हाँ यहाँ से हमें शुरू करना है, दे शुड हैव सम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ टाइम t से आपने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया वो उनका
स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। जैसे हमने जब मेजरमेंट की बात की थी या जब हम पिछले चैप्टर की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करने के लिए या हम जो अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हम उसे शिफ्ट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा कि ओरिजिन हमारा यहाँ था, टाइम t0 यहाँ था या अगले पॉइंट पे टाइम t0 था, लेकिन अगर आपने 5 मिनट के बाद ही ऑब्जर्वेशन ख़त्म किया तो डिस्टेंस उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, यानी हम ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ये 1 थी पोजीशन, ये 2 थी, ये 3 थी और ये 4 थी। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम t0 लिया यहाँ पर और आपने 2 सेकेंड तक आपने डिस्टेंस कवर किया, 2 मिनट तक आपने डिस्टेंस कवर कराया और उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 2 मीटर, 1 मीटर एंड 2 मीटर, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो तब जब ओरिजिन आपका 1 था तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 3 - 1 विच इज़ 2 मीटर। और अगर आपने ओरिजिन लिया होता 2 तो भी आपने 2 ही मिनट तक डिस्टेंस, मतलब 2 मिनट तक डिस्टेंस ट्रेवल किया विद अ सर्टेन वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी के साथ। तो फिर आप ऑब्जर्व करेंगे आपका स्टॉपिंग पॉइंट आ गया 4 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो डिस्टेंस उतना ही है, यानी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हम पोलर वेक्टर किन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो चाहे वो ये पॉइंट हो, बट वो स्टार्ट हो रहे हैं कहीं से। अब आते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर है जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि वो कहाँ एक्ट करते हैं, वो किसी एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करते हैं, किसी एक्सिस के डायरेक्शन में बताते हैं, यानी कि रोटेशन के केसेस में। जैसे इसको समझने के लिए मैंने एक यहाँ पर छोटा सा एक मॉडल बनाया और मैं ये कट किया हुआ है, आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ साइड से कॉर्नर कट है, सो एज टू रिप्रेजेंट क्लियरली कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कहाँ हो रही है। तो अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करती हूँ, यानी कि ये आपका कट पार्ट नीचे की तरफ जाता है, तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हो गया दिस वन विच इज़ योर एंटी क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर हो गई दिस साइड, यानी कि पॉइंटेड टिप की तरफ, पेन की पॉइंटेड टिप की तरफ डायरेक्शन हो गई। अगर ये आपका पार्ट ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाए तो फिर रोटेशन हो गई क्लॉकवाइज और तब आपकी डायरेक्शन एक्ट करेगी इस तरफ। ये हम किससे निकालते हैं, आपने राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। हमने जब मैग्नेटिक फील्ड्स यूज़ किए थे तो वहाँ पे हमने रोटेशनल वेक्टर की बात की थी, हमने डायरेक्शन की बात की थी, हमने कहा था कि कंपोनेंट्स कहाँ होते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो यहाँ पर रोटेशन तो ऐसे एक्ट कर रही है या ऐसे एक्ट कर रही है, लेकिन आपका जो वेक्टर है वो या तो इस तरफ पॉइंट कर रहा है या वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। उसका कोई ओरिजिन नहीं है, कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, कोई फिक्स्ड ओरिजिन नहीं कि यहीं से स्टार्ट होगा और वो इसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर कहते हैं, जिनका कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं, जिनके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, बट वो सिर्फ कहाँ एक्ट करते हैं, अलॉन्ग सर्टेन एक्सिस एक्ट करते हैं। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल भी लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी हुआ, टॉर्क हुआ, एंगुलर मोमेंटम हुआ, ये सब टर्म्स आपके लिए न्यू हैं। एंगुलर वाली वर्ड्स हमने नहीं पढ़े, बट हमने वेलोसिटी पढ़ी हुई हैं, आपने अब तक आपने मोमेंटम पढ़ा होगा। लेकिन अगर वही चीज़ रोटेशन में आ जाए, मोमेंटम है लेकिन अगर वो रोटेशन में आ जाए तो फिर हम उसे एंगुलर मोमेंटम कह देंगे, रफली अगर हम इसको समझना चाहें तो इतना। लेकिन आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपने राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ किया हुआ है, वही रूल्स जो ग्रिप रूल हैं वही एंगुलर मोमेंटम की वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए या एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए हम उसमें यूज़ करते हैं। यहाँ तक भी टॉर्क भी डिफाइन करने के लिए हम ऐसे ही रूल्स यूज़ करते हैं। तो वो जब हम आएंगे उन टॉपिक्स पे डिटेल में तब हम उनकी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही कि पोलर वो जिनका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, एक्सियल वो जिनका कोई फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। और भी कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स है फिक्स्ड वेक्टर कौन से होते हैं, सेम है जिसका एक फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट हो, एक होता है फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, एक है फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कैन नॉट बी चेंज्ड, स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल ये पोजीशन वेक्टर है, इसका फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट था, अब इस इनिशियल पॉइंट को आप नहीं बदल सकते हो, तो ये इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है। स्टार्टिंग पॉइंट हम बदल सकते थे, स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ से यहाँ ला सकते थे, तो स्टार्टिंग पॉइंट शिफ्ट हो सकता है, लेकिन हाँ उसका एक फिक्स्ड ओरिजिन है, उसको पता है कि मेरा कोई ओरिजिन है तो वो पोलर है। अगर ओरिजिन ही नहीं है तो वो एक्सियल है। लेकिन अगर वो ओरिजिन भी फिक्स्ड है, अगर उसका इनिशियल पॉइंट भी फिक्स्ड है तो फिर वो वेक्टर फिक्स्ड वेक्टर। अगर उसका कोई इनिशियल पॉइंट नहीं, ओरिजिन तो है मगर फिक्स्ड नहीं है, तो फिर वो फ्री वेक्टर। यानी वेलोसिटी वेक्टर को और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप फ्री वेक्टर बोल सकते हो क्योंकि उनका ओरिजिन शिफ्ट हो सकता है। लेकिन फिक्स्ड वेक्टर जैसे कि पोजीशन वेक्टर, उसको आप इनिशियल वेक्टर, उसका इनिशियल पॉइंट उसका आप शिफ्ट नहीं कर सकते,
तो वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। जैसे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, तो अगर दो आपको वेक्टर्स गिवन हैं ए और दूसरा वेक्टर बी, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो फिर वो क्या है, इक्वल। नेगेटिव वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो बी इस तरफ पॉइंट कर रहा है, ए उस साइड पॉइंट कर रहा है, यानी कि उनके पास डायरेक्शन सेम नहीं है, तो नेगेटिव एंड इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर हैं जिनका ओरिजिन जो है सेम हो, यानी इनिशियल पॉइंट उनका सेम हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पी इधर बनाया, और अगर इधर भी मैं एक वेक्टर बना दूँ और इधर भी एक वेक्टर बनाऊँ, तो ये सब क्या है, ये को इनिशियल है, इनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको, को इनिशियल पॉइंट। टर्मिनस वेक्टर भी बोले जाते हैं। टर्मिनस वेक्टर का मतलब हो जिनका कॉमन एंड हो, यानी अगर मैं यहाँ बनाऊँ एक कॉमन एंड, ये वेक्टर्स हैं जिनको आपने सेम एंड पे ज्वाइन कर दिया, तो ये कॉमन टर्मिनस हो गए, यानी इनका कॉमन टर्मिनल हो गया। ये कॉमन ओरिजिन और ये कॉमन टर्मिनल। तो टर्मिनस जिनका टर्मिनल्स कनेक्ट हो रहे हो, यानी कॉमन पॉइंट पे आ रहे हो, यानी कॉमन पॉइंट पे एंड कर रहे हो, और जिनका ओरिजिन कॉमन हो या इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, तो वो को इनिशियल। कॉलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर होते हैं जो सेम पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट करें, यानी कि आपके पास एक वेक्टर ए इधर है, बी इधर है, दोनों की डायरेक्शन भले ही अपोजिट है लेकिन दोनों पैरेलल टू ईच अदर है। हो सकता है इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो, मैग्नीट्यूड अनइक्वल भी हो, उनकी डायरेक्शन सेम हो, उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, बट दे शुड एक्ट अलोंग पैरेलल लाइंस। उनको पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट करना है, दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट बात करते हैं को प्लेनर वेक्टर। नाम बता रहा है को प्लेनर, दैट मीन्स दे शुड लाई इन द सेम प्लेन। तो कोई भी वेक्टर जो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कहीं पर भी लाई कर रहा हो, ये सभी कैसे हैं, को प्लेनर है। मतलब दे शुड लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब क्या हो, जिसकी दो डायमेंशन हो, जैसे कि ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में जितने भी वेक्टर्स लाई करेंगे वो को प्लेनर है। इस वक्त जो मेरा पेपर है ये 2 डायमेंशनल है, यानी कि एक तो इसकी लेंथ है और एक इसकी ब्रेड्थ है, लंबाई और चौड़ाई है, तो ये 2 डायमेंशन की तरह काम कर रहा है, यानी ये एक प्लेन की तरह काम कर रहा है। तो इस प्लेन पे मैंने जितने भी ऊपर से नीचे तक जितने भी वेक्टर्स बनाए, उन सब में किसी में भी परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं था, वो सभी वेक्टर्स इसी प्लेन पर थे, इसी पेपर पर थे, तो वो सब क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है, मान लीजिए आपका गिवन वेक्टर ये है और उसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना पड़े, तो उसे हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहते हैं। इसे हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, या फिर हम सिंपली इसका ऊपर का वेक्टर सिंबल हटा देते हैं और मॉड नहीं लगाते, तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन ओके हैं। जैसे कि मैंने कहा फोर्स है आपके पास 5 न्यूटन, तो यहाँ जो 5 है वो मैग्नीट्यूड है। हो सकता है 4 -5 भी होती, लेकिन अगर -5 होती तो भी हमें मॉड लेते वक्त, यानी मैग्नीट्यूड लेते वक्त हमें सिर्फ 5 लेना पड़ता, तो हम मॉड ऑफ f लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 5। तो मैग्नीट्यूड उस वक्त हमारे पास 5 आ गया। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और ये मतलब एक तरीके से सोचें कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें एक नई चीज़ ये आती है। तो यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ये गिवन वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एंड हैज़ मैग्नीट्यूड यूनिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर मेरे को यूनिट वेक्टर ए कैप रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, वो वेक्टर खुद जिसका हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, उसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो यूनिट वेक्टर निकल के आएगा। अब इसको मैं ना रिप्रेजेंट करने का या समझाने का एक और तरीका देते हैं, रफ वे में, जो उसको आप कहें कैसे कैसे समझें। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी थी वो किस किस की बनी होती थी, मैग्नीट्यूड की एंड इनटू हम कह सकते हैं डायरेक्शन की। मुझे यूनिट वेक्टर क्या देता है, सिर्फ डायरेक्शन देता है, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। तो क्या करें, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कैप, ये ए कैप हो गया। मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मॉड हो गया। और वेक्टर कौन है, वो खुद जो वेक्टर गिवन था, ए वेक्टर,
तो हमने ए मॉड को इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो आपके पास सिर्फ डायरेक्शन बच गई। और जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ये हमें पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। देखो यहाँ से हमें एक और डेफिनेशन भी मिल गई है कि हम एक वेक्टर को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए मॉड इंटू ए कैप। ए मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, इंटू ए कैप मतलब उसकी डायरेक्शन। तो ये एक सिंबल है, फॉर्मूला आप कोई भी इन तीनों में से, ये तीनों मतलब एक्चुअली इंटर रिलेटेड हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। ये आपका फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर को डिफाइन करता है। इट डिफाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इटसेल्फ टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कितना होता है, यूनिटी। अगर आपको निकालना हो किसी भी यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर बोला ही जा रहा है कि यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी वो जो उस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। मान लीजिए वो वेक्टर ए है, तो ए की जो डायरेक्शन होगी वो ही आपकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ये दूसरा फॉर्म है कि हम एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट यानी इंटू डायरेक्शन बोलते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, तो जीरो वेक्टर होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, मगर उसके पास डायरेक्शन हो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। आर्बिट्रेरी का मतलब हुआ अनप्रेडिक्टेबल, विच इज़ नॉट फिक्स्ड। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, उसकी डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन उसके पास डायरेक्शन है, उसको हम बोल देते हैं नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को आप नल वेक्टर की फॉर्म में भी जानते हैं, नल वेक्टर भी बुला सकते हैं इसको। अब इसकी ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत थी हमें नल वेक्टर को डिफाइन करने की, क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी, और दोनों जो हैं डायरेक्शन भले ही कुछ भी हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल आ रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट देयर डायरेक्शन, अब राइट ना तो मैंने इक्वल मान लिया, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों इक्वल है। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक वेक्टर को जब दूसरे वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा नल यानी 0, लेकिन उसकी डायरेक्शन थोड़ी 0 हो जाएगी। तो इट मस्ट बी हैविंग सम डायरेक्शन, एनी ऑर्बिटरी डायरेक्शन। डायरेक्शन कंप्लीटली अपने आप को कैंसिल नहीं करती, मैं कैंसिल क्या करता है, मैग्नीट्यूड कैंसिल करता है एक दूसरे को। तो मैग्नीट्यूड आपने इसके वेक्टर में से इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दिया, तो जो रिजल्टेंट आया वो नल आया, लेकिन क्योंकि वो वेक्टर है इसीलिए उसको वेक्टर ही होना चाहिए। ये दोनों साइड क्या हैं, ये दोनों वेक्टर हैं, तो जो इक्वल टू के सामने रखोगे वो भी तो वेक्टर होना चाहिए। अगर वो वेक्टर होगा तो उसकी कुछ डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और डायरेक्शन को हमने क्या कहा, अनप्रेडिक्टेबल है, वो अनसर्टेन है, वो एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, रैंडम डायरेक्शन है, तो वो हमने उसको बोला, इसीलिए हमें उसको वेक्टर कहना पड़ा। सेम ऐसे ही अगर आपके पास दो नंबर हैं, रियल नंबर है, एक म्यू है एक लैम्डा है, लेकिन लैम्डा जो है वो म्यू जो है वो माइनस लैम्डा के इक्वल है, तो जब आप ऐसा कोई रिलेशन लिखेंगे तो यहाँ पर भी जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो आपका नल वेक्टर ही होगा। तो यानी कि नल वेक्टर तो ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ज़ीरो नहीं है, ये नंबर नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको डिफाइन कर दिया भाई ये क्या हो सकता है, ये नल वेक्टर हो सकता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर एक गिवन वेक्टर है उसके अंदर आप नल वेक्टर जोड़ते हो तो आपके पास वही वेक्टर आएगा जो ओरिजिनली गिवन था। सेकेंड कहते हैं अगर किसी भी रियल नंबर को आप नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 0। थर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर आप एक किसी ज़ीरो को यानी ज़ीरो नंबर को आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपको नल वेक्टर मिलेगा। यानी आपने नंबर को ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो भी नल वेक्टर, ज़ीरो को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो भी नल वेक्टर। और एक लास्ट प्रॉपर्टी, सपोज आपके पास टू डिफरेंट नंबर है, एक है लैम्डा एक है म्यू, और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर ए को लैम्डा से और म्यू को बी से, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल तभी हो सकता है, यानी कि ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के इक्वल तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों क्या हों, नल वेक्टर हो। ए भी आपका बी भी आपका दोनों ही नल वेक्टर होंगे, तभी ये इक्वेशन पॉसिबल है। सो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी कि यानी कि किसी नंबर को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, किसी और नंबर को 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, या आपने 5 को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, दे विल बी इक्वल ओनली इफ़ ए एंड बी विल बी 0 वेक्टर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, लास्ट है ये टॉपिक आज की वीडियो के लिए, ये लास्ट रखेंगे, लेकिन बहुत सिंपल है। किसी भी वेक्टर को अगर आपने रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया वेक्टर ए और इसे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10 से, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना था 10 से, यानी 10 टाइम्स ऑफ ए कर दिया, तो फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर ए वेक्टर ये था
तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है एनहांस हो गया, बड़ा हो गया, यानी 10 टाइम्स मैग्नीट्यूड हो गया। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस फ़र्क क्या पड़ेगा वेक्टर पे, वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी यूनिट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये फोर्स थी, तो फोर्स को आपने 10 टाइम फोर्स कर दिया, वो 100 न्यूटन हो जाएगी। यूनिट तो न्यूटन है अभी भी, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड जो पहले 10 था वो अब 100 हो गया। तो किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर से तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मल्टीप्लाई होता है, यूनिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ मास को आपने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिला मोमेंटम। अब इस सिचुएशन में वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन मास तो स्केलर है, तो इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद मैग्नीट्यूड तो बदलेगा ही बदलेगा, प्रोडक्ट जो बदलेगा बदलेगा, लेकिन अब ये वेलोसिटी नहीं रहा, ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन गया है जो कि क्या है, आपके पास मोमेंटम है। आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला था मीटर पर सेकेंड, यूनिट था मीटर पर सेकेंड, जबकि मोमेंटम का मास का यूनिट हो गया आपका किलोग्राम। तो अब एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई विद न्यू फिजिकल न्यू फिजिकल क्वांटिटी है विद न्यू यूनिट, एक नई फिजिकल क्वांटिटी है विद न्यू यूनिट के साथ। और अब क्योंकि क्वांटिटी ही बदल गई तो ना तो आप पहले मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर कर लिया था, लेकिन अब तो आप मैग्नीट्यूड्स भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो ना आप मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हो कि मैं ये कह दूँ कि वेलोसिटी पहले इतना था और अब वो 10 टाइम्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं अब हम कर सकते। अब हम ये कह सकते हैं कि व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक स्केलर से, ये कैसा क्वांटिटी थी, मास स्केलर क्वांटिटी थी, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलती है विद अ न्यू यूनिट। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट क्लास में लेंगे।